Namaskar and I welcome you on the chemistry tutor. I am Ashutosh Dixit and today we are going to study about solution chapter. तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन का चैप्टर शुरू किया था और वहाँ पे हम मोल कंसेप्ट तक पहुँच चुके थे। आज हम इस वीडियो में उससे आगे से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अभी ये बात हमने 11th क्लास में भी पढ़ी है, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आप 11th क्लास का एक बार आप अपना रिवाइज़ कर लीजिएगा मोल कंसेप्ट, उसके बाद ही आगे पढ़िएगा। अभी मोल कंसेप्ट में आपको एक फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, जिसका मतलब है आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने आने चाहिए। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आप कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं आपका गिवन वेट डिवाइड बाय, अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास, अगर एटम है तो आपका एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद आज हम शुरू करेंगे कंसंट्रेशन से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये हमारे पास सॉल्यूशन में कैसे काम आ सकती है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंसंट्रेशन से। अभी कंसंट्रेशन क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और उसके अंदर आपके पास 100 ml आपके पास वाटर है। ठीक है, उसके अंदर आपने 10 ग्राम शुगर ऐड कर रखा है मान लीजिए। अभी अगर आप इसको अच्छे से घोल लेंगे और मैं बाद में आपको बोलूं कि आप इसको पी के बताइए कि यह मीठा है, तो आप बताएंगे कि भी हाँ ये सॉल्यूशन आपका स्वीट है, मीठा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक और बीकर लूँ, उसके अंदर आप 100 ml वाटर लो, उसके अंदर आप 20 ग्राम शुगर ऐड करो, उसको अच्छे से घोल लो। उसको घोलने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये सॉल्यूशन मीठा है, तो आप बोलेंगे हाँ ये सॉल्यूशन भी मीठा है। लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि सॉल्यूशन तो दोनों मीठे हैं, लेकिन ज़्यादा मीठा कौन है, तो आप बोलेंगे जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है वो ज़्यादा मीठा है। तो मान सकते हैं उसको टर्म देते हैं हम कंसनट्रेटेड है। तो जो सेकंड सॉल्यूशन आपका वो मोर कंसनट्रेटेड है। तो अभी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मोर कंसनट्रेटेड मीन्स इसके अंदर सोल्यूट ही तो ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन आपका जो टर्म है वो है कितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। मींस अगर आप ऐसे लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो इसको आप बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जैसे अगर आप इस सॉल्यूशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है 10 ग्राम पर 100 ml है। सेम तरह से आप इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं, जैसे 20 ग्राम पर 100 ml है। ठीक है, लेकिन ये टर्म जो कंसंट्रेशन है ये सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। आप बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमारे अलग अलग सिचुएशन में सॉल्यूशन अलग अलग होता है, तो हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करना भी अलग अलग पसंद करते हैं। तो उसके लिए आज हम इस वीडियो में टोटल कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखेंगे कौन कौन सी हो सकती है। आप सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेंथ के बारे में, उसके बाद आप देखेंगे मोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे नॉर्मेलिटी, फिर आप मोलैलिटी, उसके बाद आप देखेंगे मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद आप देखेंगे मास फ्रैक्शन, और लास्ट में पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो टोटल ये आपकी 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा भी हैं, जैसे फॉर्मेलिटी है वो भी देख लेंगे। चलिए, फॉर्मेलिटी भी है। ठीक है, तो सब शुरू करेंगे हम स्ट्रेंथ से, कि स्ट्रेंथ मेजर करके हम कैसे कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, या फिर फॉर्मेलिटी कैसे मेजर करते हैं। तो स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ जो होता है आपको, मान लीजिए अगर आपके पास एक बीकर है सॉल्यूशन का, आप किसी की स्ट्रेंथ 1 कब बोलेंगे, अगर मान लीजिए आपका सोल्यूट 1 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपका 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ 1 है, 1 ग्राम पर लीटर है। तो स्ट्रेंथ का आपका फॉर्मूला होगा
वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मीन्स पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। अगर आप स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट आपकी स्ट्रेंथ की होती है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आपकी यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ हम जनरली कम ही मेजर करते हैं, ज़्यादातर केस में हम मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी मेजर करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्ट्रेंथ को भी यूज़ कर पाते हैं, कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ को आपको याद रखना है, स्ट्रेंथ होती है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जैसे अगर आपको मैं सॉल्यूशन दूँ, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपके पास 800 ml आपका वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम 800 ml दे रखी है मान लीजिए आपको, और उसके अंदर आपने मान लीजिए चलिए 20 ग्राम, 20 नहीं तो चलिए इतना मान लीजिए 56 ग्राम आपने इसके अंदर डिजोल्व कर रखा है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर रखी है। तो इस केस में आप अपनी स्ट्रेंथ निकालना पसंद करें तो आप बोलेंगे 56 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी आपकी 800 ml में है, तो ml को आप लीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइड करके 1000 से, और जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 आपको पता है ऊपर आ जाएगा, तो आपको आएगा 56 डिवाइड बाई 800 इंटू 1000, और 8 8 पे जाएगा, 8 का 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आएगा, आंसर आएगा 80 ग्राम पर लीटर। तो ये आपकी हो जाएगी स्ट्रेंथ। तो ऐसे आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आनी चाहिए। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल M से, और मोलैरिटी होती है आपकी, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, अगर उसकी वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसके अंदर आपका सोल्यूट प्रेजेंट होगा। अगर सोल्यूट का मोल 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, आप तो बोलेंगे मोलैरिटी सॉल्यूशन की 1 है, 1 मोलर सॉल्यूशन है। अगर आपके 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल सोल्यूट प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपकी 2 मोलर हो जाएगी। अगर 3 मोल है तो 3 मोलर, ऐसे। तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं मोलैरिटी के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मीन्स आपको मोल निकालने हैं। मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल आप निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मोलैरिटी निकालेंगे, एज सिंपल। ठीक है, लेकिन मोलैरिटी में आपको साथ में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे एक होती है डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी। ये क्या होती है, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन था और उसकी वॉल्यूम मान लीजिए V1 थी, लेकिन उसकी मोलैरिटी मान लीजिए M1 थी। बाद में आपने क्या किया, उसके अंदर सोलवेंट ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर ऐड करोगे तो आप कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, मीन्स सोल्यूट तो कम रह जाएगा ना, सोलवेंट ज़्यादा ऐड कर दिया, तो उससे मोलैरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो श्योर है कि मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये कंसनट्रेशन है और सोलवेंट ऐड करने से कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है। कितनी डिक्रीज़ होगी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। तो इस तरह के केस में मान लीजिए तुम जो मोलैरिटी बाद में हमको मिलेगी वो M2 है, और वॉल्यूम बाद में ऐड करने के बाद सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी मान लीजिए V2। तो रिलेशन होता है आपका M1V1 इक्वल होता है M2V2 के। तो इस तरह से आप M2 को निकाल सकते हैं, M2 आपका इक्वल हो जाएगा M1V1 डिवाइड बाय V2। तो ऐसे, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, इसको डाइल्यूशन इक्वेशन बोलते हैं। साथ में आपको इक्वेशन और याद रखनी है मोलैरिटी के बारे में, वो आपकी है मिक्सचर इक्वेशन। अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन है, मान लीजिए सॉल्यूशन A है जिसके अंदर वॉल्यूम आपकी V1 है लेकिन मोलैरिटी आपकी M1 है। मान लीजिए एक और सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम आपकी V2 है लेकिन मोलैरिटी M2 है। आपने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बना C, और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी मान लीजिए M3 है
और वॉल्यूम मान लीजिए V3 है। तो V3 तो आपको श्योर है कि ये वॉल्यूम V1 और V2 ऐड करके बना, तो V3 तो V1 प्लस V2 के इक्वल ही होगा। लेकिन मोलैरिटी कितनी होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी तो इसका रिलेशन होता है, याद रखिए, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल होता है M3V3 के। तो आपका M3 इक्वल हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V3, और V3 को हम ऐसे लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो इस तरह से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो किसी मिक्स्ड सॉल्यूशन के भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। क्या मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में कोई रिलेशन है? तो आंसर है यस। आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। आप स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिख लीजिए। स्ट्रेंथ होती है आपकी गिवन वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैरिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलैरिटी इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का भी हमने फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब होगा आप लिख सकते हैं गिवन वेट नीचे और मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में है तो आप ऊपर चला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट से गिवन वेट कैंसिल, तो स्ट्रेंथ आपका इक्वल होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एज इजी एज इट इज़। तो आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी की हेल्प से, और मोलैरिटी निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ की हेल्प से। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी आपकी होगी, मोलैरिटी इक्वल होगी स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास। तो ऐसे आप मोलैरिटी भी निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी आप कैसे निकालोगे? अभी नॉर्मेलिटी के लिए आपको समझना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन मोल निकालने के लिए हम गिवन वेट को डिवाइड करते थे मॉलिक्यूलर मास से, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप डिवाइड करोगे गिवन वेट को इक्विवेलेंट मास से। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अब इक्विवेलेंट मास को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98 ग्राम, या फिर आप यू लिख सकते हैं टू बी प्रिसाइज, तो आप इसको यू लिख सकते हैं। तो यू मतलब यूनिफाइड मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास होता है 98 यू। मीन्स अगर मैं बात करूँ सल्फ्यूरिक एसिड के कितने एच पॉजिटिव आयन दे सकता है, तो आप बोलोगे 2 एच पॉजिटिव आयन सल्फ्यूरिक एसिड हमें दे सकता है। तो अगर जितना इसका एसिडिटी या फिर अगर कोई बेसिसिटी या फिर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे हम अगर उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास आपका आता है अगर आप उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दें उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपका आता है इक्विवेलेंट मास। और इस इक्विवेलेंट मास का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे एन से, ये एक होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अभी आपने समझा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकलेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में कन्वर्ट करनी है तो आपकी क्या आएगी? नॉर्मेलिटी। सेम तरह से नॉर्मेलिटी के लिए भी डाइल्यूशन इक्वेशन होती है N1V1 इक्वल होता है N2V2 के, और मिक्सचर इक्वेशन भी होती है N1V1 प्लस N2V2 इक्वल होता है N3V3 के, और N3 आप बोल सकते हैं इक्वल होता है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय V3 आएगा, तो V3 बराबर होता है आपका V1 प्लस V2। सिमिलर, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे मोलैरिटी निकालना सेम ऐसे नॉर्मेलिटी निकलेगी।
उसके बाद आपका आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी किस केस में आपका यूज़ होता है? मोलैलिटी जनरली जब आपका सोलवेंट सॉलिड हो तो आप मोलैलिटी फाइंड करते हैं, और मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सॉरी सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। किलोग्राम में वेट कितना होगा सॉल्वेंट का, उससे आप डिवाइड करेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं अगर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना आपका सोल्यूट के मोल प्रेजेंट हैं, सोल्यूट के मोल प्रेजेंट हैं, तो उसको आप बोलते हैं मोलैलिटी। तो ऐसे आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन दूं जिसके अंदर मान लीजिए 100 ग्राम, 100 नहीं 800 ग्राम आपका वाटर प्रेजेंट है, और उसके अंदर आपने 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, तो मोलैलिटी कितनी आएगी? मोलैलिटी आपकी आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आपके आएंगे, गिवन वेट कितना है 4 ग्राम, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास निकालोगे तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल होगा 40। तो 1/10 का आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो 1/10 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो वेट कितना है 800, डिवाइड kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी आपका आएगा 1/10, ठीक है। 800 और 100 कहाँ जाएगा? ऊपर, 1000 सॉरी। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो आंसर आएगा 1/8 आपकी आ गई मोलैलिटी। तो आप ऐसे मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट आपका है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए अगर आपके पास एक बीकर है, अगर आपके पास, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, अगर आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर आपके पास मान लीजिए A है और B भी है, दो चीज़ें मिक्स हैं, तो कुछ मोल आपके होंगे A के, कुछ मोल होंगे आपके पास B के। तो कितने A के मोल प्रेजेंट है टोटल के कंपैरिजन में, तो आप उसको बोलते हैं A की मोल फ्रैक्शन। तो XA से आप रिप्रेजेंट करोगे, ये होगा आपका मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल मीन्स NA प्लस NB। सेम अगर आपको मोल्स फ्रैक्शन निकालनी है B की, तो होगा आपका मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल मोल NA प्लस NB के। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो XA प्लस XB किसके बराबर आएगा? NA डिवाइड बाय NA प्लस NB, प्लस में NB डिवाइड बाय NA प्लस NB। अब LCM सेम है तो दोनों ऐड होंगे, तो NA प्लस NB डिवाइड बाय NA प्लस NB, तो दोनों कैंसिल, तो मीन्स XA प्लस XB आपका इक्वल आएगा 1 के, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो एक सॉल्यूशन के, तो उस केस में आपकी मोल फ्रैक्शन होगी ऐसे, XA मान लीजिए 3 है तो C भी होगा, तो होगा NA डिवाइड बाई NA प्लस NB प्लस NC, ऐसे आप फिर ऐसे निकालोगे, मीन्स नीचे ऐड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे मोल फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हो। मोल्स का मैंने बताया आपको कैसे निकालने हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऐसे आप मोल निकाल सकते हो ABC किसी के भी। नेक्स्ट आपका है मास फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है मास फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है मास फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन से भी आसान है, क्योंकि उस केस में तो आपको मोल निकालने थे, यहाँ पे आपको मोल भी नहीं निकालने। मान लीजिए A की A का मास फ्रैक्शन निकालना है, तो मिलेगा वेट ऑफ A डिवाइड बाय वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B। ये तब है अगर आपके पास A और B दो ही चीज़ मिक्स हो, और XB आपका आएगा वेट ऑफ B डिवाइड बाय वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B, ये सेम है। और XA प्लस XB आपका इक्वल आएगा 1 के हमेशा, तो ऐसे भी याद रखिए। तो मास फ्रैक्शन भी ख़त्म। उसके बाद आपका आता है पार्ट पर मिलियन, PPM, या फिर आप बोलते हैं इसको पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन क्यों हमें ज़रूरत है? क्योंकि हम जब बहुत कम अमाउंट में कंसनट्रेशन मेजर करते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है पार्ट पर मिलियन की। जैसे अगर आप आपका टूथपेस्ट देखें, जो आपका टूथपेस्ट
होता है उसके अंदर फ्लोराइड आयन होता है और उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, तो वो ppm में होती है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आप बोलते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन हमें बहुत कम लेनी पड़ती है। तो कम कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए आपका है ppm पार्ट पर मिलियन। ये कैसे होता है, जैसे आप पार्ट निकालते हैं 100 पर 100 निकालते हैं परसेंटेज आपके स्कूल की, मान लीजिए आपके नंबर आए 80 और 120 में से आए, तो आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम अगर आपको पार्ट पर मिलियन में निकालना है तो मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मल्टीप्लाई करोगे आप 10⁻6 से। इस तरह से आपका निकलेगा ppm। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी का भी आप याद रख लीजिए। जो फॉर्मेलिटी होती है ये बिल्कुल मोलैरिटी के इक्वल ही होती है, बस निकाली जाती है आयनिक कंपाउंड्स के केस में। बस ऐसे निकाल लीजिए, जैसे मोलैरिटी निकाल लो सेम वैसे फॉर्मेलिटी। बस मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें तो एक आयनिक कंपाउंड है और इसका कोई फॉर्मूला मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता। मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, क्योंकि एग्रीगेट बनाते हैं। कैसे एग्रीगेट बनाते हैं, ऐसा नहीं है सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल में एक सोडियम और एक क्लोराइड है, मॉलिक्यूल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सोडियम को टोटल 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं ऐसे। तो सेम तरह से हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं ऐसे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप क्या लेंगे, NaCl लेंगे, NaCl2 लेंगे, Na2Cl2 लेंगे, या फिर NaCl6 लेंगे, तो कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए हमने इसका फॉर्मूला बना लिया सिंपल से सिंपल NaCl। तो ये फॉर्मूला है। अब जब इसका मास निकालोगे तो इसका मोलिकुलर मास ना निकल के क्या निकलेगा, फॉर्मूला मास निकलेगा। अब इस फॉर्मूले मास को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेलिटी में। तो फॉर्मेलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला मास और आप इसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मास यही है, जो फॉर्मूला है उसका निकालोगे मास तो वो बन जाएगा फॉर्मूला मास, ऐसे निकलेगी फॉर्मेलिटी। तो आज हमने सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन से शुरू करेंगे और चैप्टर को कहीं आसपास ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए। मिलते, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।